गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस टू कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर और मैं एज ए लेक्चरर कॉमर्स गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंद्रनगर में कार्यरत हूँ। अभी तक आपने प्लानिंग क्या है, प्लानिंग प्रोसेस क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या है, उसके बारे में जान लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, संगठन, महत्व एवं प्रक्रिया। Learning objectives. End of this chapter, you will be able to understand meaning and definitions of organizing, features of organizing, importance of organizing process, संगठन प्रक्रिया क्या है वो जान पाएंगे आप। Meaning, characteristics, advantages and limitation of formal organization and informal organization, और साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन के बीच में क्या अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं। संगठन ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is a process of determining and grouping of activities and creating formal relationship among employees to achieve the objectives of an organization. संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी उसका निर्धारण करते हैं। फिर एक समान प्रकृति वाली क्रियाओं का समूहीकरण करते हैं जिसे हम विभागीकरण भी कहते हैं, और साथ ही साथ कर्मचारियों के मध्य औपचारिक संबंध क्या रहेंगे उन्हें क्या है स्पष्टता परिभाषित किया जाता है। ये सारा प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगठन कहलाती है। इसके अंतर्गत पदों, भूमिकाओं, अधिकारों एवं संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करके नियोजन में बताए गए उद्देश्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए ढांचा तैयार किया जाता है। In this process, by clearly defining the posts, roles, authorities, and relations, creates a structure with the help of which the objectives defined under planning are turned into reality. नियोजन के अंतर्गत हम संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, परंतु उन उद्देश्यों को किस प्रकार से पूरा किया जाए या उसके लिए एक ढांचा हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर ही तैयार उसे करते हैं। इस ढांचे के आधार पर ही प्रबंध के आगे के कार्यों को पूरा किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर द अदर नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर कंप्लीटेड, और वो जो नेक्स्ट फंक्शन जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं उसी के बाद हम क्या करते हैं, फिर स्टाफिंग का काम करते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का काम आगे किया जाता है जो प्रबंध के कार्य कहलाते हैं। मैकफारलैंड के अनुसार जो एक प्रबंध विशेषज्ञ थे, उन्होंने संगठन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। An identifiable group of people contributing their efforts toward the attainment of goals is called organization. यानी कि संगठन क्या है, व्यक्तियों का एक विशेष समूह है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। हेमैन ने संगठन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। Organization is the structural framework within which various efforts are coordinated and related to each other. यानी कि संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है और जिसमें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को समन्वित और एक दूसरे से हम जोड़ते हैं या संबंधित करते हैं। संगठन की विशेषताएं। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। कार्य विभाजन क्या है, संगठन का आधार है और कोई भी संगठन बिना कार्य विभाजन के स्थापित नहीं किया जा सकता है। संगठन में किए जाने वाले कुल कार्यों को विभिन्न विभागों से जोड़ दिया जाता है और फिर विभिन्न विभागों के कार्यों को भी उप कार्यों में बांट दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं there can be no organization without division of work. कोऑर्डिनेशन, समन्वय। एक संगठन में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं और संगठन प्रक्रिया के दौरान उन सभी व्यक्तियों के कार्यों को इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित कर दिया जाता है कि संस्था के उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सकें, और इसी कारण आसानी से उन सभी के कार्यों में समन्वय भी स्थापित हो पाता है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन, अनेक व्यक्ति। एक संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। एक अकेला व्यक्ति संगठन की स्थापना नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं संगठन क्या है, अनेक व्यक्तियों का समूह है। समान उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्टिव,
एक संगठन में विभिन्न विभाग स्थापित किए जाते हैं और सभी विभागों के अपने विभागीय उद्देश्य रहते हैं, परंतु सभी विभागों के अपने उद्देश्य पूरा करने तो उन्हें आवश्यक रहते हैं, परंतु उन सभी विभागों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है, वो रहता है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना, और सभी मिलकर एक ही दिशा में फिर प्रयास करते हैं। संगठन प्रबंधन का एक यंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। संगठन प्रबंधन का वह यंत्र है जिसमें कोई भी पुर्जा या तो गलत लग जाए या फिर खराब हो जाए तो प्रबंध व्यवस्था क्या है, बर्बाद हो जाती है। यानी कि यह कहा भी जाता है, इफ द पोस्ट आर नॉट क्रिएटेड करेक्टली और द डिवीजन ऑफ वर्क इज नॉट डन प्रॉपरली द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कोलैप्सेस। यानी कि इस मशीन में तो क्रियाएं भी सही से बांटी जानी चाहिए और जो पद है वो भी सही से सृजित किए जाने चाहिए, तभी प्रबंध अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। संगठन का महत्व, विशिष्टीकरण का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। संगठन में कुल कार्य को विभिन्न उपक्रियाओं में बांट दिया जाता है, क्रियाओं को फिर उपक्रियाओं में बांटा जाता है और उन कार्यों को करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन्स को क्या है, नियुक्त किया जाता है। जब एक व्यक्ति एक कार्य को बार बार करता है तो वो उसका विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट बन जाता है। अब वो व्यक्ति उस काम को क्या है, कम समय में पूरा कर पाता है और जिस कारण से संस्था को भी विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। कार्य संबंधों में स्पष्टता, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। संगठन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उन सभी के जो वर्किंग रिलेशंस हैं वो क्लियरली क्या है, डिफाइन कर दिए जाते हैं, जिस कारण से हर व्यक्ति को अपने अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध में क्या जानकारी रहती है। उन्हें ये पता होता है कि उनका बॉस कौन है और उनका अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट कौन है, और इस कारण से क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है तथा अकाउंटेबिलिटी भी आसानी से तय की जा सकती है। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संगठन के कुल कार्य को उपकार्यों में बांट दिया जाता है। हर छोटा कार्य अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी कार्य छूटने की संभावना ना के बराबर रह जाती है और ऐसा भी संभव नहीं होता है कि एक कार्य को 2 बार कर दिया जाए, और इसी कारण से संस्था के जितने भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, मशीन है या फिर मटेरियल है, उनका अनुकूलतम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। परिवर्तन में सुविधा, एडेप्टेशन टू चेंज। संगठन व्यवस्था में कर्मचारियों के पदों से संबंधित किसी भी प्रकार के परिवर्तन को आसानी से झेला जा सकता है, और ऐसा इस कारण से हो पाता है क्योंकि ऊपर से नीचे तक कार्य करने वाले सभी प्रबंधक एक अधिकार श्रृंखला में बंधे होते हैं। हर अधीनस्थ को अपने अधिकारी के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी होती है। अगर कोई भी प्रबंधक या प्रबंध के पद रिक्त होता है तो निम्न स्तर पर कार्य करने वाले प्रबंधक को क्या है, प्रमोशन के माध्यम से उस पद को फिर भरा जा सकता है, और क्योंकि उस अधीनस्थ को अपने अधिकारी के कार्यों के बारे में जानकारी होती है तो वो आसानी से फिर उस पद पे कार्य करने में सक्षम रहता है। प्रभावी प्रशासन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। संगठन प्रक्रिया में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन सभी के वर्किंग रिलेशन क्या है, क्लियरली डिफाइन कर दिए जाते हैं। हर प्रबंधक को ये पता होता है कि उसे क्या कार्य करना है और उसकी क्या क्या अथॉरिटीज रहती हैं, वो किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन लोगों को आदेश दे सकता है और वो प्रबंधक किन लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। यानी कि किसी भी मैनेजर के मन में कोई भी डाउट अपने अथॉरिटी और जो उसके कार्य हैं उनके प्रति कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं रहती, और इस कारण से ही एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक संगठन में अधिकार अंतरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, यानी कि अधिकारी अपने कार्यभार को कम करने के लिए कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। उन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें फिर अधिकार, अथॉरिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसलिए नहीं की जाती कि
एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता लिमिटेड है, बल्कि इसलिए भी की जाती है ताकि किसी कार्य को किन नई नई तकनीकों से पूरा किया जा सके वो भी जाना जा सके। जब अधीनस्थों को नए काम सौंपे जाते हैं तो उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलती है। वे जो उन्हें कार्य मिलते हैं उन्हें किस प्रकार से कुशल एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके उसके लिए फिर नई तकनीकों की खोज करते हैं, और इससे क्या होता है, कर्मचारियों का भी विकास होता है। संगठन प्रक्रिया, कार्य की पहचान एवं विभाजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट स्टेप संगठन प्रक्रिया में रहेगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण दूसरा चरण इसमें रहता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, काम को सौंपना, और उसके बाद सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। आइए विस्तार से संगठन प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को जानते हैं। कार्य की पहचान एवं विभाजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। The first step in the process of organizing involves identifying and dividing the work that has to be done in the accordance with the previously determined plans। यानी कि संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम क्या है, जो हमने नियोजन में या योजनाओं के अनुसार जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, अब उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन से कार्य किए जाने उनको पहचाना जाता है और फिर कार्य का विभाजन किया जाता है। इस चरण में कुल कार्य को अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि जो टोटल वर्क रहेगा उसे हम डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस एक्टिविटीज। कार्य का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि कार्य करने में पुनरावृत्ति ना हो तथा काम का बोझ सभी कर्मचारियों में भी विभाजित हो जाए, यानी कि कोई भी काम दो बार ना करना पड़े, और burden of work can be shared among the employee equally। विभागीकरण, डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once work has been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंध करने योग्य क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है तो उन सभी क्रियाओं जो एक समान प्रकृति की होती हैं उनका एक साथ समूहन किया जाता है। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विभागीकरण कहते हैं। यानी कि ये सभी क्रियाएं जो एक समान प्रकृति की होती हैं उन्हें फिर एक समूह में यानी कि एक विभाग के साथ जोड़ दिया जाता है। आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर हमने जैसे अभी पढ़ा कि टोटल कार्य, अगर हम बात करें यहाँ पर हम एक एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके कार्य क्या, टोटल कार्य क्या होगा कि उसने टीवी को बनाना है या उसका निर्माण करना है, तो टोटल कार्य यह आ गया। अब इसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाएंगी उन्हें हम उनका निर्धारण करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, तो टीवी के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, कच्चा माल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ ऐसे कल पुर्जे होते हैं जो पहले से तैयार होते हैं तो वो आ जाते हैं परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। फिर जो कच्चा माल है या फिर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स है उन्हें असेंबल करके हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारी थर्ड एक्टिविटी आ जाती है। अगर फोर्थ एक्टिविटी की बात करें, जब हमने प्रोडक्शन कर लिया तो उस तैयार माल को भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना या उसका स्टॉक करना होता है, तो स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारी फोर्थ एक्टिविटीज आ गई। किस प्रकार से हम अपने टीवी में और फीचर्स ऐड करें या उसकी कमियों को कैसे दूर करें, उसके लिए हमारे पास R&D या रिसर्च हमें करना आवश्यक रहता है। टीवी को बेचने के लिए विज्ञापन भी आवश्यक है। कैसे टीवी को बेचा जाए उसके लिए सेल्स फोर्स हमें नियुक्त करनी होती है। फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से आएगा, वो सारा कुछ हम। फिर अकाउंटिंग, कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, कितना फायदा हुआ, वो अकाउंटिंग के अंतर्गत। फिर पत्राचार, लेनदारों से पत्राचार, देनदार जो डेटर्स रहेंगे, क्रेडिटर रहेंगे, कोरस्पॉन्डेंस हमें करना पड़ता है, वो एक एक्टिविटी आ जाती है हमारी। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स, यानी कि जो कर्मचारी हैं उन्हें रिक्रूट करना है, उन्हें ट्रेन करना है, ये एक अलग एक्टिविटी आ जाती है। अब हम इन सभी एक्टिविटीज में उन
एक्टिविटीज जो एक सिमिलर नेचर है या जिनकी प्रकृति एक समान है, उन्हें एक समूह में बांधेंगे और उसे क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अभी हम ग्रुप बनाएंगे। तो अगर हम देखें रॉ मटेरियल परचेज करना, चाहे मैन्युफैक्चर पार्ट परचेज करना, उसे हम परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप कर लेंगे। वैसे ही प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ मटेरियल और रिसर्च को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, कॉरस्पॉन्डेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल HR डिपार्टमेंट। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहलाती है। काम सौंपना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। जो थर्ड स्टेप, ये थर्ड चरण हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में रहेगा, तो वो क्या रहता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. Jobs are then allocated to the members of each department in accordance to their skills and competencies. जब एक बार विभाग का निर्माण कर दिया तो प्रत्येक कार्य को एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है। यानी कि जो जो कार्य हमने तय किए थे, अब उसके लिए एक एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है, और प्रत्येक विभाग में जो बंदा जिस काम के लिए कैपेबल है, उस काम को फिर उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। It is essential for effective performance that a proper match is made between the nature of job and the ability of an individual. एक व्यक्ति की योग्यता तथा कार्य की प्रकृति में सुमेल स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए अति आवश्यक है। यानी कि योग्य व्यक्ति को थोड़ा टफ काम और जो एक कम कुशल व्यक्ति है उसे थोड़ा सा आसान काम सौंपना चाहिए, तभी जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा, या व्यक्ति की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। The work must be assigned to those who are best fitted to the perform it well. कार्य आवंटन में यह अति आवश्यक है कि सबसे अच्छा काम करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति का ही चुनाव हम करें। लास्ट जो हमारा स्टेप रहता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। When two or more than two persons work for the attainment of a common goals, their interrelation must be defined very clearly. यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो उनके मध्य संबंधों को ये स्पष्ट व्याख्या होना आवश्यक है। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त होने हैं और वो अकाउंटेबल किसके प्रति है। इस प्रकार का स्पष्ट संबंध स्थापन कर्मचारियों को सोपानिक ढांचा तैयार करने में सहायता करता है तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में भी सहायता होती है। The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure and helps in coordination among various departments. यानी कि अगर रिपोर्टिंग रिलेशंस के बारे में क्लियरली डिफाइन कर दिया होगा तो फिर लोगों को कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। उन्हें पता है कि उन्हें ऑर्डर किससे मिलना है और वो किसके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उनके मध्य क्या अंतर रहते हैं वो हम जानेंगे। धन्यवाद।